मर्दों के बाल काटने वाली बहू। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में रहने वाली बानी आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे हमेशा से साज सज्जा का बड़ा शौक था। शायद यही कारण था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसने पार्लर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया। उसके पिता ने उसके इस सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे लगाए। सौभाग्यवश बानी का ब्यूटी पार्लर अल्प समय में ही मशहूर हो गया। अब हर वक्त पार्लर के भीतर लड़कियों की बड़ी भीड़ जमी रहती थी। आज भी वो मेकअप करने में मशरूफ थी। ये लो श्वेता, तुम्हारा मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्वेता जैसे ही शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखती है तो बानी के मेकअप का बखान करते हुए कहती है, वाह बानी, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। तभी तो मेरे पाँव बानी ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाते ही नहीं। थैंक यू श्वेता। बानी के ब्यूटी पार्लर के बगल में ही केशव हेयर ड्रेसर वाला था। केशव पेशे से एक नाई था। वो मर्दों के बाल काटकर अपनी मेहनत की कमाई बिलासपुर में रह रही अपनी माँ शांति को भेज दिया करता था। केशव का ये स्वभाव बानी को बेहद पसंद था कि वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन बानी कहती है, केशव, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बानी, तुम तो भली तरह से इस बात से वाकिफ हो कि मेरी माँ के ख्यालात कैसे हैं। उन्हें बहू का घर से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं। शादी होने तक हमें इस बात को उनसे छिपाना होगा। ठीक है केशव, मुझे मंजूर है। अगले सप्ताह केशव अपनी माँ शांति देवी को दिल्ली शहर बुलाता है, जहाँ दोनों परिवार आपसी रजामंदी से केशव और बानी की शादी करा देते हैं और बहू बनकर बानी दिल्ली के बेगमपुर से बिलासपुर गांव आ जाती है। शांति पहले ही दिन से बानी पर जिम्मेदारियों का बोझा बरसाते हुए कहती है, बानी बहू, आज तेरी चूल्हा पूजन की रस्म है, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। बानी खुश मन से खाना पकाकर अपनी सास और पति को परोसती है। शांति उसकी सराहना करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। शांति को खुश देखकर बानी मन में कहती है, इस समय सासू माँ बेहद खुश हैं। यही मौका है बानी अपने ब्यूटी पार्लर की पहल करने की। सासू माँ, दरअसल मैं गांव में अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर कमाएंगे तो आमदनी भी बेहतर होगी। ये सुनकर शांति देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बानी पर बिगड़ जाती है। सुन बहू, तुझे शहर में जितना साज श्रृंगार करना था सो तूने कर लिया। बिलासपुर गांव बरसों से पुरुष प्रधान रहा है। अपने हाथों के हुनर को घर के कामों में इस्तेमाल करना सीख। खबरदार जो ससुराल की सीमा से बाहर जाकर अपना ये ब्यूटी पार्लर के शौक को साधने की कोशिश की। शांति का रूखा स्वर सुनकर बेचारी बानी चुप्पी साध लेती है। केशव गांव से कुछ कोस की दूरी पर नाई की दुकान खोल लेता है। उसके हाथ की सफाई के चलते हर एक पुरुष उसी से बाल कटवाने लगते हैं। समय बीतता है। दिन, सप्ताह और सप्ताह 6 महीने में बदल जाते हैं। मगर एक रोज घर लौटते समय केशव के साथ बड़ी घटना घटती है। उस हादसे में केशव अपने दोनों हाथ गंवा देता है। केशव की इस अपंगता से घर की दशा बद से बदतर होने लगती है। वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। फिर एक रोज बानी को खबर मिलती है कि केशव की नाई की दुकान को तितर बितर किया जा रहा है। वो भागकर वहाँ आती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब केशव के हाथ कटकर उसकी कमाई और मेरे किराए का जरिया ही मिट गया तो ये नाई की दुकान रहकर क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाल काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने पति की जगह अब से मैं इस दुकान को चलाऊंगी। तुम लोगों के बाल काटो या जेब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपना बकाया और हर महीने पैसे भरते रहना। अच्छा, जयराम जी की। उस रात बानी गहरे शोक के सागर में डूबी हुई कहती है, ये कैसी बेबसी है भगवान। मुझे अपने सास और पति का पेट भरने के लिए उन्हीं से छुपते छुपाते अब नाई बनकर मर्दों के बाल काटने होंगे। अगले दिन बानी सवेरे सारा कामकाज निपटा लेती है। जैसे ही शांति औरतों की मंडली में बैठने के लिए घर से निकलती है, बानी कहती है, बस यही मौका है। अब सासू माँ सांझ से पहले घर नहीं आएंगी, मुझे जाना होगा। बानी अपनी नाई की दुकान पर पहुंचकर पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी गिरिजा आकर कहता है, अरे बहिनी, जरा जल्दी से हमारी हजामत बना दियो। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए। बानी झटपट से गिरजा के बाल काट देती है। अरे वाह, बाल तो बड़े ही सफाई के साथ काटे हैं। शुक्रिया भाई जी। कितना पैसा हुआ? महज 50 रुपए। गिरिजा बानी को बाल की कटाई देकर चल देता है। शुक्र है, बोनी बट्टा तो हुआ। हर एक दिन के साथ बानी की दुकान पर बाल कटवाने वाले मर्दों की बड़ी भीड़ लगने लगती है। बानी उन पैसों को जोड़ बटोर रही थी। एक रोज, सिर्फ मर्दों के बाल काटने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपनी इस
नाई की दुकान को आधियात कर दूं। इससे मर्दों के साथ औरतें भी अपना साज श्रृंगार कराने आएंगी और मेरी कमाई और बेहतर होगी। बानी मर्दों के बाल काटकर जोड़े हुए पैसे से अपनी उस नाई की दुकान में जान डाल देती है। वो वहां से गुजरने वाली औरतों से ब्यूटिशियन की बात को साझा करती है। शुरुआती दिनों में तो गिनती की इक्की दुक्की औरतें वहां आती, मगर अब उनकी संख्या बहुतायत बहुओं में ले ली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बहनों, आओ ना। उस वक्त बानी एक पुरुष के बाल ही काट रही थी। उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे बानी बहन, आपको मर्द जात के बाल काटने में झिझक नहीं होता? अरे ये तो सोच की बात है। जल्दी से मेरा सुंदर सा श्रृंगार कर दो, शादी में जाना है। ये देखो, ये पूरा पैकेज 1500 का पड़ेगा, मगर इस मेकअप का निखार लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अरे पैसे की फिक्र ना करो, रूप सुंदर दिखना चाहिए। बानी बारीकियों के साथ रमीला का मेकअप करती है, जिसे देख रमीला कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। सचमुच रमीला, एक ही पल में तुम्हारा मुरझाया वो चेहरा खिल उठा। अब जरा जल्दी से मेरा भी जूड़ा बना दो। उस रोज बानी की कमाई बुलंदियों पर थी। महीने भर के भीतर ही वो सारा कर्जा चुकता कर देती है। फिर एक रोज बातों ही बातों में रमीला कहती है, अरे शांति मौसी, आपकी बहू मर्दों के बाल काटने के साथ चकाचक मेकअप करती है। अरे कैसी बहकी बातें कर रही है तू रमीला? मेरी बहू ऐसा करती तो मुझे खबर नहीं होगी? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? तू चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख तेरी बहू क्या करती है। हाँ चल, मैं भी देखती हूँ तेरी बात में कितनी सच्चाई है। शांति रमीला के साथ रुख करते हुए बाजार आ पहुँचती है। दोनों सास बहू की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। शांति अपनी बहू बानी को मर्दों के बाल काटता देखकर बौखलाई हुई घर आती है। आने तो आज इसकी खैर नहीं। एकाएक बानी घर में कदम रखती है। आ गई मेरी बेशरम बहू, मर्दों के बाल काट कर। अरे मर्दों के बीच बैठकर उनके बाल काटते तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आई? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अब कहना सुनना बाकी क्या बच गया? क्यों माँ जी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? मेहनत करके कमाने में बुराई क्या है? बालों की कटाई मेरे ब्यूटिशियन की कला का हिस्सा है। अगर मैं औरतों के बाल काट सकती हूँ तो मर्दों के बाल काटने में क्या हर्ज है? बहुओं के लिए आखिर इतने बंधक क्यों? सासू माँ, जब तक हम सही हैं सब सही है। बानी की बातें शांति की रूढ़िवादी सोच को एक नया आयाम देती हैं और वो कहती है, बहू आज तूने अपनी बुद्धू सास की भटक खोल दी। अब तू बेझिझक अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर। उस रोज बानी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने मर्दों के बाल काटने को अपना बिजनेस बना लिया। जहां कुछ जन बानी के हौसले को सराहते हैं तो वहीं कुछ लोग आज भी अक्सर उसके काम का बुरा बखान करते हैं। सोलरपुर के एक छोटे से गांव में एक रेशमा नाम की औरत रहती थी। वो अपने बेटे अरुण के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा सके और उसके घर को एक बहू मिल जाए। एक दिन वो पंडित से कहती है, अरे पंडित जी, दिखाइए कोई अच्छी सी लड़की जिसका नैन नक्श अच्छा हो और संस्कारी हो। अरे हाँ हाँ बहन जी, ये देखो, आज मैं गांव की सबसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको जो अच्छी लगे आप उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लीजिए। रेशमा पंडित की दी हुई सारी फोटोज को बहुत अच्छे से देखती है, जिसके बाद उसे एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आती है और वो उस फोटो को पंडित को देते हुए कहती है, अरे वाह, ये है मेरे घर की बहू बनने के लायक। अरे पंडित जी, इस लड़की के माता पिता से बात कीजिए, मुझे यही लड़की चाहिए अपने बेटे से शादी के लिए। अरे हाँ हाँ बहन जी, बहुत संस्कारी लड़की पसंद की है आपने अपने बेटे के लिए। ये लड़की तो कोहिनूर का हीरा है, बहुत अच्छी बच्ची है। आप कहो तो कल ही इसके माता पिता को आपके घर भेज दूं। अरे वाह पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, ऐसे नेक काम में देरी नहीं करते पंडित जी। अगले दिन ही पंडित दोनों परिवार वालों की बात करवा देता है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों को रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं होती और रेशमा अपने बेटे अरुण की शादी रीना से करवा देती है। शादी के बाद रीना घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है, जिसकी वजह से रेशमा रीना से बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तूने तो पूरे घर को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। अरे बस, अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहती हूँ। अरे माँ जी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है? घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो। अरे हाँ बहू, तेरा ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज मैं सत्संग में जा रही हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं, तभी वहां पर रतन आ जाता है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? चलना नहीं है क्या तुम्हें? अरे माँ जी, ये कौन है? इन्हें पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे मैं तो
मैं तो अरे ये तो तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद इन्होंने ही हमारे घर की सभी जिम्मेदारी को संभाला है। ठीक है माँ जी, लेकिन अभी आप इनके साथ कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं जरा सत्संग में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देख रीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रीना रात का खाना बनाने के बाद अपनी सास रेशमा का इंतजार कर रही होती है। अरे ये क्या, रात के 9 बज गए हैं और माँ जी अभी तक घर नहीं लौटी। तभी दरवाजे से अरुण आता है। अरुण को आए हुए देरी नहीं होती, तभी रीना तरुण से कहती है, देखिए जी, माँ जी सुबह से सत्संग गई हुई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा पता लगाइए आखिर माँ जी कहाँ रह गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? माँ के सत्संग तो रात भर चलते हैं, वो तो ऐसे ही अक्सर बाहर ही रहती हैं। तभी दरवाजे से रेशमा अंदर आती है। रेशमा के बाल पूरी तरह से भीगे होते हैं, उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, जिन्हें देखकर रीना कहती है, अरे माँ जी आप आ गई, और आपके ये बाल इस तरह भीगे हुए क्यों हैं? आप तो सत्संग गई थी ना? अरे बहू, सत्संग में मैं इतनी डूब गई कि मैं नाचते नाचते नदी में गिर गई। लेकिन माँ जी, सत्संग का नदी से क्या मेल? नदी सत्संग में कहाँ से आ गई? अरे बहू, सत्संग ही नदी के किनारे था। अब क्या बताऊं मैं तो अपना तन मन बस सत्संग में ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर रीना थोड़ी आश्चर्य से अपनी सास को देखती है, जिसके बाद उसकी नजर उसके सास के कपड़ों पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सूखे होते हैं। अरे ये क्या, माँ जी के कपड़े तो पूरी तरह सूखे हैं, लेकिन ये तो नदी में गिर गई थी। रीना ये सोच ही रही होती है कि तभी अरुण कहता है, अरे रीना, बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया आज तुमने खाने के लिए? देखो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से खाने की टेबल पर खाना लगाओ, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं खाने की टेबल तैयार करती हूँ। माँ जी आप भी जल्दी से बाल सुखा लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रीना सुबह उठकर अरुण के लिए नाश्ता और उसका लंच पैक कर देती है। जिसके बाद अरुण नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेशमा भी तैयार होकर आती है। रेशमा को देख रीना कहती है, अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बहू, आज सुबह ही सत्संग है, बस वहीं जा रही हूँ। तभी रतन भी आ जाता है। उसका ध्यान रीना पर नहीं होता और वो रेशमा को देखते ही उससे कहता है, अरे इस लाल साड़ी में तो तुम पूरी आग का शोला लग रही हो, इस साड़ी को तो उतारने में बहुत मजा आएगा। रतन जी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप मेरी सास के बारे में? ओहो, अरे मुझे माफ कर दो, जरा मेरी जुबान फिसल गई। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस उम्र में कितनी मुश्किल से साड़ी पहनी जाती है। अरे बहू कोई नहीं, कभी कभी बुड्ढों की जबान भी फिसल जाती है, और वैसे भी इनकी तो मजाक करने की आदत है, तो ध्यान मत दे। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ निकल पड़ती है। ऐसे ही रोज रोज रेशमा सुबह शाम हमेशा रतन के साथ रहती है। कई दिनों से ये सब देखने के बाद एक दिन रात को रीना 10 बजे तक अपनी सास का इंतजार कर रही होती है। वो रसोई में पानी पीने जाती है, सारी घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। तभी रात के समय रेशमा रतन के साथ वापस घर लौटती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। हाँ सही कहा आपने। चलो अब मैं जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहू ने मुझे देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देगी। रुकिए ना, अभी क्यों जा रहे हो आप? चलो मेरे कमरे में चलो। बहू और बेटा तो अपने कमरे में आराम से सो रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तभी अचानक से रीना सारे घर की लाइट्स जला देती है और अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी, क्या पता चल जाएगा? अरे सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया, अब और क्या पता चलना बाकी है? अरे मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी और आपने तो सारी इज्जत का गोबर बना दिया। छी, कितनी बेशरम सास है मेरी। तभी वहाँ अरुण नींद से जागकर आता है और रीना से कहता है, अरे रीना क्या हुआ, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जरा देखो तो अपनी माँ की करतूतें। अरे इस उम्र में भी इन्हें जवानी चढ़ रही है। देखो जरा, शराब पी कर आई है तुम्हारी माँ। देख बहू, मुझे गलत मत समझ, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। भरी जवानी में मैं भला क्या करती, तभी
मुझे इन्होंने अपना साथ दिया। हाँ हाँ, आपकी जवानी के निशान आपके गले पर पड़ी लव बाइट से ही दिख रहे हैं। अरे जिसकी माँ ऐसी हो उसका बेटा कैसा होगा। बस बहुत हुआ, मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुक सकती। रीना उसी समय घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरुण अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कुछ तो शर्म करती, आपने मेरी पिछली पत्नियों की तरह इसे भी भगा दिया। ऐसा कहकर अरुण गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हफसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी। बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है।
जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है। जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना, ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बात सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे, इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की 1 हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब, कैसे रहूंगी और कब तक ऐसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताव, सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो, लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई।
लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। हट जा यहाँ से बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? आप उनका नाम मजनू। मजनू देख, मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। अब उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू कटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है, और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। 1 मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा, कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो, चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ, कूल डाउन कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई, हफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं, उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है,
अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।